तो मैं ये कह रहा था कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें कुछ समझने योग्य है, कुछ कहने योग्य है, वो मैं कह देता हूं। पहली बात तो इनकी योग सूत्रों की व्याख्या करने में मैंने अपनी तरफ से ये पूरा ध्यान रखा है कि जो कुछ महर्षि कह रहे हैं वही कहा जाए, वही प्रकट हो, उसमें मेरी तरफ से कुछ भी काट छांट न हो, न जोड़ा जाए। ये मेरी तरफ से है। और अब मेरे सुनने वालों के लिए कुछ हिदायतें हैं। वो ये हैं कि वो योग के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सुना हो, जो समझा हो, जो पढ़ा हो, उसको एक बार भूल जाएं जब तक कि महर्षि को सुनते हैं। फिर उसके बाद आप अपने निर्णय ले लेना, सही गलत का बाद में ले लेना, लेकिन सुनते समय में निर्णय नहीं लेना। सुनते समय में केवल सुनना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक शब्द जो कुछ भी कहा जाएगा इन सूत्रों में वो महत्वपूर्ण है, और उसके बदले दूसरा शब्द अगर रखा जाएगा तो अर्थ बदल जाएगा। इसलिए इन शब्दों को ठीक से ख्याल में रखना, एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक शब्द के अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, उसकी समझ के अनुसार, उसने जो सुन रखा है उसके अनुसार, उसकी वृत्ति के अनुसार। इसलिए शब्द के अर्थ को सुनते समय समझने की कोशिश करने पर जो कुछ भी कहा जा रहा है, कहने वाले का जो भी मंतव्य है, वो श्रोता तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान से सुना जाएगा तो ही इसका सुनना सार्थक हो पाएगा। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है कि प्राचीन परंपरा के अनुसार जब कोई किसी ग्रंथ की रचना होती है तो उस समय में ग्रंथ की शुरुआत में ही, पहले सूत्रों में ही, 2-4 सूत्रों में ही पूरे ग्रंथ का सार निचोड़ कह दिया जाता है, और उसके बाद उस कहे हुए सार की व्याख्या होती है। तो ये योग सूत्रों में भी ऐसा ही है। इनकी शुरुआत, सूत्र की शुरुआत जिस तरह से की गई है, अथ योगानुशासनम। अब योग का शासन स्वीकार करने के बाद जो कुछ भी प्रकट होगा, जो कुछ भी फल होगा, उसको कहा जा रहा है। तो उस फल की चर्चा है इस समाधिपाद में। केवल योग के द्वारा, योग का शासन स्वीकार करने के बाद क्या होगा ये बताया जाएगा, कैसे किया जाएगा इत्यादि इन सूत्रों में नहीं बताया जाएगा। वो बाद में साधन सूत्रों को जब कहा जाएगा तब बताया जाएगा। ध्यान में रखना है कि ये केवल बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है।